नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 18 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इकोनॉमी पेज, वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले हाइलाइट्स। देखो, केरला में फ्लड्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी हैं और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 27 जनों की डेथ हो चुकी है। ये तो रिपोर्टेड है, बाकी तो पता नहीं। ये देखो, माउंटेन्स को चीरती हुई निकल रही है ये फ्लड्स, ठीक है, और वो भी अक्टूबर मंथ में। क्लाइमेट चेंज का सीधा सिग्नल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली की पर्टिकुलरली बात की जाए तो वहाँ पर लगातार जो किलिंग का एक माहौल बना हुआ है, मिलिटेंट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ पे या फिर जो भी लोग वहाँ जाके सेटल हुए हैं दूसरे स्टेट से, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा है कि जो नॉन लोकल लोग हैं, जो भी नॉन लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स वहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों को कहा गया कि आप सिक्योरिटी कैंप्स में पहुँच जाओ। ठीक है, कि अभी वहाँ पर वाकई में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो रहेगा, चाइना ने देखो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया अगस्त में, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। तो इस आर्टिकल को यहाँ की बजाय हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पेज नंबर 5 पे एक न्यूज़ देखेंगे जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 5 दिन की विजिट पे इजराइल गए हुए हैं। इन्होंने रीथ दी है, लेइंग रीथ में, दैट मीन्स उन्होंने श्रद्धांजलि दी है जो भी इंडियन सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इजराइल में, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे एक्सप्लेन्ड पेज पे एक आर्टिकल तो ये है, क्लोजिंग इन ऑन 100 करोड़ शॉट्स, कि 1 बिलियन वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने चाइना के बाद में सबसे सही स्पीड से, आप कह सकते हो कि वैक्सीनेशन, और इतने ज़्यादा स्केल के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। दूसरा, वही चाइना वाला हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसका टेस्ट किया है, उससे संबंधित है, ये भी जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो एक तो ये कि आईएमएफ के रोल को रिव्यू करने की ज़रूरत है, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, और जो कोटा रिफॉर्म, कोटा है, कोटा का मतलब ये मानो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अलग अलग कंट्रीज़ का अपना कंट्रीब्यूशन है और उसी के हिसाब से वो वहाँ से फंड्स का फ़ायदा भी उठा पाते हैं। तो वो कोटा जो है ना, उनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके आगे हम देखेंगे, अभी बीजिंग गेम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक लीडर हैं ना, उन्होंने ये कहा है कि बीजिंग गेम्स जो हैं, दीज आर अबाउट यूनिटी। तो जानेंगे क्या तो क्राइसिस है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्या मुद्दा है जिसके चलते अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कुछ क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दा था, उनको देखेंगे। बाकी वेंकटेश अय्यर, ठीक है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अभी ओपनिंग करते हुए आपने देखा होगा इनको। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो साउथ इंडियन हीरो है, ठीक है, रजनीकांत, उसके फ़ैन है ये, और अपने घर वालों को इंस्ट्रक्ट किया करते थे, रजनी नहीं, रजनी सर बोलो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी हमारे पास में आज कम न्यूज़ है उन्हीं को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है इजराइल वाली। इजराइल में जयशंकर हैं और उन्होंने, अभी आप देख सकते हो कि 900 के लगभग हमारे सोल्जर्स ने शहादत दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। और वो उसमें एक पार्ट था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक पार्ट था जो कि कहाँ पे फाइट हो रहा था, तेल्पियोथ, ठीक है। अब जगह के नाम अगर देखे जाएं तो सिमेट्रीज बनाई हुई है, कहाँ पे इंडियन सोल्जर्स की, मतलब कब्रिस्तान बने हुए हैं। एक तो यरूशलेम में, एक रामेल्ला में और एक हैफा में। हैफा बैटल का नाम आ जाता है कई बार, हैफा बैटल रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किससे एसोसिएटेड है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे आपको पता है इंडियन सोल्जर्स थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, जो अलाइज थे, यही ब्रिटेन, यूएसए, इनकी तरफ से, ठीक है। तो ऐसे में सिमेट्री विजिट करनी, कहाँ पे, तालपियोत में। और आप देख सकते हो कि वहाँ पर इन्होंने रीथ ले किया। रीथ क्या होती है, वो आपने देखी होगी, माला होती है ना गोल गोल सर्कल में, वो वहाँ पर उन्होंने चढ़ाई, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो भी हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी पूरी, जो एक कहते हैं ना, एक करेज दिखाया, वो बोलो ग्लोरियस है हमारे लिए, या फिर जो मदरलैंड इंडिया के जो बेटे हैं उनकी पावर को ये शो करते हैं, ओके।
इसमें मेनली अच्छा इंडियन आर्मी जो है ना वो कमेमोरेट करती है अप्रैल 23 को हर साल सॉरी अप्रैल क्यों बोल रहा हूँ मैं, सितंबर 23 को हर साल इंडियन आर्मी के द्वारा हैफा डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। हैफा डे का मतलब आप समझ ही गए। यहाँ पर इंडियन कैवलरी के 3 ग्रुप्स ने 3 रेजिमेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक तो थी मैसूर की और एक हैदराबाद से और एक जोधपुर के लांसर्स। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है ना। तो इन्हीं को वहाँ पर आप कह सकते हो ट्रिब्यूट देने की एक बात है। अभी 5 दिन की विजिट के लिए गए हुए हैं। और इंडिया इजराइल रिलेशन को लेकर के आपको एक बार रीड आउट करना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंडिया इजराइल रिलेशंस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी जिस तरीके से एक सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ऑब्जेक्शन करने वाले कंट्रीज़ थे जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ये भी धीरे धीरे अब अपनी एंगेजमेंट्स बढ़ा रहे हैं इजराइल के साथ में, जिसको हमने बोला था अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है या आर्टिकल है वो एक्सप्लेन पेज से है। क्लोजिंग इन ऑन 100 करोड़ वैक्सीनेशन के टारगेट की बात की जा रही है। ओके, खैर अब देख लेते हैं। अगर कुछ दिनों की बात करें तो अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन की डोसेस जो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं कम से कम एक बार, है ना। तो टोटल वैक्सीनेशन की अगर देखोगे तो 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन वैक्सीन्स दिए जा चुके हैं। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन देने का रिकॉर्ड है इंडिया का, चाइना के बाद में। और ये चीज़ हमें भी पता है कि 2 ही मतलब आप कह सकते हो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बिलियंस में है, बाकी की तो मिलियंस में ही अटक जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में रेयरली कोई ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 500 मिलियन, आप मान के चलो लगभग 50 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है। सबसे थर्ड जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है वो आ जाता है यूएसए, जो कि 30-32 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जबकि चाइना की हमें पता है 140 करोड़ के लगभग है और इंडिया की 135 से 140 करोड़ के बीच में अभी चल रही है। तो ऐसे में 100 करोड़ वैक्सीन्स देना ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। दूसरा, शुरुआत में हमें पता है कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पहली चीज़ तो सप्लाई बॉटलनेक्स, कितनी कमियां थी सप्लाई में कि वैक्सीन शॉर्टेज है, वैक्सीन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स लगवाएंगी, कितनी कंट्रोवर्सीज आई थी। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के कंट्रोवर्सीज आने लग गई थी। दूसरा, वैक्सीन हेजिटेंसी कि लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, पता नहीं क्या बीमारी लग जाएगी। तो इस चक्कर से बहुत मुश्किलें आई, पर उसके बावजूद भी 100 करोड़ माइलस्टोन अचीव करना ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके पीछे एक तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो वैक्सीनेशन का जो स्टोरेज था, जो कि लो टेम्परेचर पे स्टोर करना ज़रूरी है, हमें पता है इस चीज़ का। तो ये बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोल्ड चेन नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं डेवलप थे। पर फिर भी उसके बावजूद इतने वैक्सीन्स का टारगेट अचीव करना काबिल तारीफ़ है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक टारगेट लेकर के काम में कर रहे हैं हम, है ना। 100 करोड़ का माइलस्टोन हमने अचीव किया है 275 दिनों में। और पहला वैक्सीन की डोज कब लगी थी? 16 जनवरी को, ठीक है ना। और एवरेज निकाला जाए तो हर दिन लगभग 27 लाख वैक्सीन दिए जा रहे हैं, ठीक है, पिछले 10 महीनों का अगर एवरेज निकाला जाए तो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल पॉइंट यही आ रहा है घूम घूम के। फिर बात आ जाती है अक्टूबर 16 तक लगभग 97, अक्टूबर 16 का मतलब कल की बात हो गई, लगभग 97.65 करोड़ वैक्सीन डोजेस मिल चुकी हैं, ठीक है। कितने लोगों को? 69.47 करोड़ पीपल को, ठीक है, जिसमें से 28.18 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको फुली वैक्सीन मिल चुका है, मतलब वैक्सीन की डबल डोज मिल गई। और जो कि आप देख सकते हो अराउंड 30% है, मतलब इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन को, जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, एलिजिबल जितने भी थे ना वैक्सीनेशन के लिए, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनमें से 30% तो ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन फुल्ली मिल चुका है, ठीक है, जिनको वैक्सीन मिल गया। और बचे हुए जो लोग हैं 70% के लगभग, उन लोगों को एक बार वैक्सीन मिल चुका है। बाकी अब वैक्सीनेशन का अभी पेस है वो भी कंटिन्यू है। फिर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखी जाए तो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नाम है सिक्किम, हिमाचल, गोवा, ठीक है। यूटी की बात कर लो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। यहाँ पर ऐसा है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की अगर बात की जाए तो बहुत हद तक दिया जा चुका है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखें फुल्ली वैक्सीनेटेड, जैसे हमने अभी देखा ना ऊपर कि फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर परसेंटेज देखा जाए एक नेशनल एवरेज पे तो वो आ रहा है 30%।
जबकि इन स्टेट्स में आप देख लो कि फुली वैक्सीनेटेड पर्सन कितने हैं, 40% के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। फुल्ली वैक्सीन मतलब दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। जितने लोगों को भी वैक्सीन मिला है ना, इन छोटे स्टेट्स में पर्टिकुलरली बात की जा रही है, लक्षद्वीप, सिक्किम और लद्दाख में, उनमें से 40% को तो दो डोजेस मिल चुकी हैं। ठीक है, फिर आती है बड़े स्टेट्स की बात करें। बड़े स्टेट्स में गुजरात, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन्होंने भी लगभग 90% तक वैक्सीनेशन दिला दिया है। अब दिल्ली को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है 2.25 करोड़ के पार हो चुकी है। तो ऐसे में सिक्किम, गोवा, इससे तो ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की है। ठीक है ना, तो ऐसे में बड़े स्टेट्स में इसीलिए लार्जर पॉपुलेशन इसीलिए बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, लो पॉपुलेशन वालों की बात जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, यहाँ और पुडुचेरी, यहाँ पर भी देखी जाए तो वैक्सीनेशन की स्पीड थोड़ी कम है। लगभग 60% लोगों को ही सिंगल डोज मिल पाई अभी तक। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो छोटे स्टेट्स हैं उनमें वैक्सीनेशन कवरेज अच्छा है, और जो लार्जर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनमें गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी और दूसरे बड़े स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में 70% कवरेज तो देखो फर्स्ट डोज का है, और 17 से 25% के बीच में आप देख सकते हो, कह सकते हैं ना, सेकेंड डोज है, फुली वैक्सीनेशन मिल चुका है। अब एक चीज़ आ जाती है कि क्या एक रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिल रहा है। रूरल अर्बन डिवीजन का मतलब कि क्या शहरों में ज़्यादा वैक्सीनेशन है, गाँव में कम वैक्सीनेशन है। तो इस चीज़ को एनालाइज करके ये बताया जा रहा है कि शहरों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, एक तो हमें पता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या जो भी हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। दूसरी चीज़, वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अवेयरनेस है ज़्यादा, और लोग जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रैवल करने से रिलेटेड हो, चाहे अपनी दुकान पर जाने से रिलेटेड हो, या कोई भी और काम हो। तो वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। इस वजह से ज़्यादातर जो शहरों के लोग हैं उनको वैक्सीन मिल चुका है। और इसमें भी अगर देखा जाए कि फुली वैक्सीनेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं 18 साल से ज़्यादा के लोग, तो नेशनल एवरेज तो हमने देखा ना, फुली वैक्सीनेशन कितना आ रहा था, 30%, उससे ज़्यादा शहरों के अंदर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, फुल्ली अगर वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा फिर अगर बात की जाए रूरल एरियाज़ में, तो सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि गाँवों के कंपैरिजन में शहरों में ज़्यादा वैक्सीनेशन लगा है। जैसे कि यहाँ पर डेटा की बात की जाए तो बोला एक्सक्लूसिवली रूरल एरियाज़ के बारे में डेटा तो हमारे पास में इतना अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी अगर 243 BRGF दैट मीन्स बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के हिसाब से जो 243 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अगर देखी जाए हमारे डेटा, तो उसमें कुछ ऐसा है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब गाँव में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तमिलनाडु का यहाँ पर आप देख सकते हो, थिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, या फिर बलरामपुर है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर वैक्सीनेशन रेट देखो 80% तक है। ठीक है, या फिर आप 8% के लगभग है, यहाँ पे तो इतना कम है। जबकि जम्मू कश्मीर के रामबन में या फिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में देखो तो 80% वैक्सीनेशन, मतलब रूरल एरिया में भी वैक्सीनेशन 80% तक अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे में डाइवर्जन तो बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि शहरों में वैक्सीनेशन ज़्यादा लगी है और गाँव में कम। एक शार्प अर्बन रूरल डिवीज़न नहीं देखने को मिलता। हाँ, ये भले ही है कि कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा हाल है कि वहाँ पर 8% वैक्सीनेशन ही हो पाया है, और कई ऐसे भी है जहाँ पर 80% तक वैक्सीनेशन भी कम से कम एक बार तो हो चुका है। राइट, तो जो कोई भी स्पीड है अभी काम करने की, वैसे भी देख लो अभी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर महीना हो रहा है, तो जिसमें हमारा टारगेट है कि फुली वैक्सीनेट कर दिया जाए, कम से कम जितनी भी हमारा 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको कम से कम एक डोज तो वो टारगेट अचीव करने के लिए और भी ज़्यादा स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंड डोज के लिए भी जा रहे हैं, वो भी काम हमने देख ही लिया ऑलरेडी। बाकी तो देखो मेन यही है कि वैक्सीनेशन ने देखो लोगों को इम्यून कर दिया है। इसकी वजह से आपको पता है कि ये जो कोविड के केसेस हैं वो भी अब तो बहुत हद तक डिक्लाइन हो गए थे। एक टाइम था जब मई से जून के बीच में 4 लाख के लगभग पर डे केसेस आने शुरू हो गए थे, फिर वो डिक्लाइन होकर के 50,000 तक हो गए, और अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखी जाए पिछले 10 दिनों में तो लगभग 20,000 पर डे के हिसाब से केसेस आ रहे हैं। तो मतलब केसेस में डिक्लाइन तो है, पर वही है कि वैक्सीन के चलते
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी राइज हो रही हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस भी है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, पर कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया हम ये चीज़ नहीं कह सकते। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनाज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट। इस आर्टिकल के बारे में डिटेल देखते हैं। देखो, अभी एक लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है कि अगस्त महीने में चाइना ने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, दैट मीन्स एक न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है उसकी टेस्टिंग की है, जो कि आप मान के चलो कि पूरे ग्लोब के आराम से चक्कर काट सकती है और फिर बाद में टारगेट को हिट कर सकती है। इतनी ज़्यादा उसका आप कह सकते हो कैपेबिलिटी है डिस्टेंस वाइज। हाइपरसोनिक स्पीड अगर कहीं पे लिखी हुई मिलती है ना, तो आप ये मान के चलो कि साउंड की जो स्पीड है उसके 5 गुना या उससे ज़्यादा गुना स्पीड होती है। ठीक है, कम से कम साउंड की स्पीड जितनी भी है अराउंड 238 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है साउंड की स्पीड। नो एग्जैक्टली थोड़ा करेक्ट करना है इसको। साउंड स्पीड है, आप मान के चलो अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो एयर में स्पीड होती है साउंड की अराउंड 343 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 238 को हटा देना दिमाग से, 343 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से मूव करती है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी टेस्टिंग अभी की गई है चाइना के द्वारा। अब बात यह है, इस टेस्ट को जिस तरीके से रिपोर्ट किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उन्होंने डेवलप की है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, और इसमें देखा गया कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये मूव कर रही थी और इस तरीके की है कैपेबिलिटीज़ के जो सदर्न पोल है वहाँ तक हिट कर सकती है। मतलब चाइना से शुरू हो और सदर्न पोल ऑफ द अर्थ वहाँ तक हिट कर सकती है, तो इससे नॉर्दर्न पोल को भी हिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नॉर्दर्न पोल को अगर हिट कर सकती है तो यूएसए के लिए ये चिंता की बात है। अब ये मिसाइल है, वैसे तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट किया था ना, उस टारगेट से लगभग 24 माइल्स की दूरी पे जाके हिट किया था। मतलब एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हाइपरसोनिक वेपन और इससे संबंधित चाइना ने कोई रिपोर्ट भी रिलीज नहीं की। तो ऐसे में ये थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है कि सीक्रेटली चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यूएस जितना एस्टिमेट लगा करके चलता है चाइनीज़ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के लिए, उसके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ चाइना डेवलप कर चुका है। इसके आगे जो चाइनीज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, जो पीएल है ना आर्मी, तो उनको इतना कैपेबल बना दिया जाए कि एक बार अगर यूएसए से भी कॉन्फ्रंटेशन हो जाए तो कोई इशू ना आए। और डेवलप कौन कर रहा है ये सारे वेपन? चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनेमिक्स, ठीक है ना, जिसमें एरोस्पेस साइंस और एरोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड रिसर्च होती है और डेवलपमेंट किए जाते हैं। ओके, अब आ जाती है बात सिग्निफिकेंस की। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ही ली है कि लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, इसकी टेस्टिंग पहले 77th लॉन्च पहले कर लिया है। मतलब मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो चाइना के पास में जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उसी तरीके से रशिया और यूएस के पास में भी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हो हाइपरसोनिक वेपन है वो डेवलप कर लिए हों, और इंडिया भी इसी होड़ में लगा हुआ है, इसी लाइन में है। ठीक है, और फिर बाद में इंडियन एक्सपर्ट से पूछा गया तो ये सिस्टम किस बेसिस पे काम करता है, बोला टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा रिवील नहीं किया है रिपोर्ट में, पर फिर भी इस मिसाइल को डेवलप करने में ज़रूर स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी हमारे हिसाब से, डीआरडीओ के एक्सपर्ट है उनके द्वारा। ठीक है, अब स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी में आप ये मान के चलो, इसका फुल फॉर्म अगर देखो तो वो होता है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट। अब रैमजेट क्या होता है कि एक ऐसा आप कह सकते हो कि मॉड्यूल जो कि रॉकेट में इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर से पूरी करेगा, और जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी उसको इस तरीके के स्ट्रक्चर से पास किया जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन को ट्रैप भी किया जा सके और उस ऑक्सीजन को हाईली प्रेशराइज्ड मैनर में बैक में रिलीज किया जाए। मतलब ये मान लो मिसाइल है और मिसाइल के नीचे आपने ये सेट कर दिया, ठीक है, अब इधर से एयर इनलेट होगी और इधर से आउट, तो एक तो ऑक्सीजन का इसमें से यूज कर लिया जाएगा, और दूसरी चीज ये ऑक्सीजन यहाँ एयर जो इनलेट हो रही है इसको यहाँ पर कंप्रेस किया जाएगा, और कंप्रेस्ड एयर को पीछे से रिलीज किया जाएगा, तो वो क्या करेगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगा कि जिस स्पीड से आप एक्शन करोगे उसी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको
या उसी फोर्स के साथ में रिएक्शन भी फील होगा, तो ऐसे में ये जो रॉकेट है आगे मूव कर जाएगा। तो बोला ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी पे बेसिस है ये जो सिस्टम अभी देख सकते हैं चाइना का। बाकी अभी चाइना की टेक्नोलॉजी का रिवील इतना हुआ नहीं है। ये चीज़ देख लो, स्क्रैमजेट है, ये एक तरीके के इंजन है, एक कैटेगरी के इंजन है जो कि एयर फ्लो है ना उसको हैंडल करते हैं और उससे फिर यूज़ करते हैं स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए। और स्पीड भी किसके, मल्टीपल्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड ऑलरेडी हमने देख ली, 343 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से साउंड मूव कर दिया अगर एयर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग है तो ऐसे में ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम हो रहा होगा। ये बात इंडिया के द्वारा बोली गई है। फिर बाद में ये बात आ गई इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए। देखो जो चिंता की बात तो है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो ईस्टर्न लद्दाख में कॉन्फ्रंटेशन इंडिया और चाइना का चल रहा है, तो ऐसे में चाइना हमारी तरफ रुख कर दे मिसाइल्स का तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति या फिर आप कह सकते हैं ना एग्जेजरेटेड बात नहीं होगी, हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में इंडिया भी खुद भी अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ को इंक्रीज करने पे लगा हुआ है। जैसे कि इंडिया ने ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट में एक प्रोग्राम टेस्टिंग का किया था, जिसमें जो सैटेलाइट्स हैं उनको हिट किया था सीधा। तो ए सेट टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है इंडिया ने। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है इसरो के साथ मिलकर के, जिसमें आप देख सकते हो HSTDV ये जो व्हीकल है जिसका नाम है द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा स्पीड के ऊपर मूव कर सकता है। इसके अलावा जो अग्नि मिसाइल है उसमें सॉलिड मटेरियल यूज़ किया जाता है फ्यूल के तरीके से, वो भी अपने अच्छी खासी मतलब 30 किलोमीटर हाइट तक इजीली टेक कर सकती है। ठीक है, और आप देख सकते हो उसके अंदर क्रूज व्हीकल सेपरेट व्हीकल का भी सेपरेशन हो। देखो दो तरीके की मिसाइल्स होती है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि यहाँ से लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से इस तरीके से मिसाइल गई और टारगेट को हिट किया एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के फिर बाद में। और एक क्रूज मिसाइल होती है जो टारगेट को सीधा हिट करती है। ठीक है, तो ऐसे में बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज अच्छी खासी है इंडिया के पास में, और इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, और तो बाकी आप देख सकते हो, आपको एक काम करना है, इंडिया की जो भी कैपेबिलिटीज़ है ना, या आप कह सकते हो कि डीआरडीओ के द्वारा जो अलग अलग फैसिलिटीज़ डेवलप कर रखी है मिसाइल्स की, उनके बारे में आपको एक बार डिटेल आउट करना है। ठीक है, और बाकी देख सकते हो पिछले दिसंबर की बात करें तो एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल HWT टेस्ट फैसिलिटी डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। हैदराबाद में ये इनॉग्रेट भी हो चुकी है, जो कि काम किस पे करेगी, प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन सिस्टम के ऊपर। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें, ये भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन है काम की, कि डीआरडीओ ने अभी इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में क्या, हाइपरसोनिक विंड टनल, जहां पर वैक्यूम ड्रिवन प्रेशर होगा ना, उससे फिर बाद में काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में और पढ़ लेना इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे जो न्यूज़ है उसमें ये कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आईएमएफ के रोल को रिव्यू करने की ज़रूरत है, डेटा इंटेग्रिटी और साथ में कोटा को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी क्या है, 2021 में एनुअल मीटिंग हो रही है वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की मीटिंग हो रही है वॉशिंगटन में, और वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अलग अलग सजेशन दिए हैं कि अभी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जैसे कि इंडिया या फिर दूसरी जो इकोनॉमीज़ हैं जिनका रोल बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है, अगर इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन्स की अगर बात की जाए, इकोनॉमीज़ की साइज़ राइज हो रही है, तो ज़रूरत है कि कैसे भी करके कोटा है, कोटा कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई कितना तो कंट्रीब्यूशन आता है किसी एक कंट्री से, और उस कंट्री का कितना हिस्सा बनता है अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से वो कितना पैसा ले सकता है, उसकी जो वोटिंग राइट्स है वो राइज करना। तो बोले कोटास को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरा आपको पता ही है कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी, जिसमें मुद्दा क्या था कि सऊदी अरब, यूएई, अजरबैजान, चाइना, इनकी रैंकिंग को राइज करते हुए दिखाने के चक्कर में डेटा के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया कि एक बार हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी पे भी सवाल आ गया। तो अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और उसके साथ में इमर्जिंग इकोनॉमीज भी अपना रोल अच्छा खासा प्ले कर रही हैं, तो उनको और ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत है। ठीक है, एनके सिंह जो कि अभी प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, और साथ में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इन्होंने भी यही बात कही है कि
जो इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी है ना, इनके ऊपर जो विश्वास है वो डाउन होता चला जा रहा है। तो ऐसे में जो भी काम किए जाते हैं ना, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाना टाइम पर ज़रूरी है, नहीं तो इनकी रेलेवेंस ऐसे डाउन होती चली जाएगी। स्ट्रिक्टर विजिलेंस और स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज करना और उनमें अगर कोई कमियां हैं तो रिपेयर करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, जिनका नाम है राकेश मोहन जी, उनका भी यही कहना है कि जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है ना आईएमएफ में, वो अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो ये कि चाइना की अप्रोच देखें या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के शेयर देखें, तो इनकी इकोनॉमी आने वाले टाइम पे मोर और लेस इक्वल होने वाली है। तो चाइना का रोल बढ़ने का स्कोप पूरा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे में यूएस के इक्वलेंट अगर कोई बात अगर रखने की हिम्मत रख पाएगा ना, तो वो रहेगा चाइना। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का जो कोटा है, जितनी भी उनकी पावर है, उसको रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो बड़ी हो चुकी है। तो यूके हो चाहे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, उनका कोटा रिड्यूस करने की ज़रूरत है सिग्निफिकेंटली, जबकि ब्रिक्स कंट्रीज का जो रोल है वो राइज करने की ज़रूरत है। ये थर्ड सजेशन है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। इसके अलावा सी रंगराजन, जो कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, इनका भी यही कहना है कि आर्टिकल 4, ठीक है, आईएमएफ की अगर बात की जाए आर्टिकल 4, उसमें कंसल्टेशन रिपोर्ट डिक्लेयर होती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि कौन सी इकोनॉमी कितना परफॉर्म कर रही है, कौन आगे जा रहा है, कौन डिक्लाइन कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए ना, तो आज इंडिया का हाल ये है, या इंडिया के अलावा दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ये है कि उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास में जाए बिना अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो इंटरनेशनल मार्केट से फंड राइज कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा डाउट जो आता है वो ये कि अभी पेट्रोलियम क्राइसिस हमें पता है कितना ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चक्कर में हो सकता है कि हमें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। पर फिर भी इंडिया अब एक सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा है कि हाँ आईएमएफ की दया और करम के ऊपर ही काम चलेगा अब इंडिया में। ठीक है, तो क्लाइंट नहीं है इंडिया, इज मतलब इंडिया या फिर इंडिया के तरीके की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दीज आर नो लॉन्गर क्लाइंट्स। अभी वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, काम चला रहे हैं। दूसरा, हमने आईएमएफ की हेल्प कब ली थी आपको पता है? 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, उस टाइम पर हमने हेल्प ली थी। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इसके लिए क्या प्रोविजन कर रखे हैं अभी तक कि आईएमएफ का हेड होगा वो तो यूरोपियन इंडिविजुअल होगा, और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो कहाँ से होगा? अमेरिका से। तो बोला इस कन्वेंशन को भी चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या है कि आप डाइवर्सिफाइड मैनर में रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। अब ये मुद्दा था वो पूरा डिटेल में देखा, अब एक बार इनके बेसिक्स को आप रिवाइज कर लेना ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा वैसे तो हम देख लें इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, कि एक तरीके से ये ग्रुपिंग तैयार की है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और साथ में जो प्राइवेट इंडस्ट्री के इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वाले कंपनीज हैं, उनको साथ में लेकर के स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना। तो उसके लिए ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और अक्टूबर 11 को इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना, सैटेलाइट ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक कंपनी है वन वेब, वो ऑलरेडी सैटेलाइट ऑपरेटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मतलब इन कंपनीज को जिनको यहाँ पर इनमें इंक्लूड किया गया ना इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन में, इनके पास में ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। भारती एयरटेल की बात करो, वन वेब की बात करो, नेल्को की बात करो, ये सारे वो कंपनीज है, टाटा की बात कर लो, ये वो कंपनीज है जो कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन देती हैं, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में देती हो या फिर कहीं पे स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती हो। तो बोले कि ये बहुत ही अच्छी है शुरुआत, जिससे कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन साथ में मिलकर के मतलब पीपीपी मॉडल पे काम किया जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, बस मेन जो मुद्दा था वो देख ही लिया। फिर स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ है जिसमें यह है कि प्रोटेस्ट हो या ना हो, बीजिंग गेम्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी के यूनिटी के लिए है, ये बात कही है समरेंच ने। अब ये समरेंच और ये कौन है जानते हैं। देखो, बीजिंग गेम्स
अभी विंटर ओलंपिक्स या विंटर गेम्स की अगर बात की जाए तो उनको अप्रूवल दिया गया है कि हाँ चाइना की कैपिटल बीजिंग में ये कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या है? उसके पीछे बोला ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजिंग के अंदर। फिर यहाँ पर जो समरेंश हैं, यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे नाम आ रहा है ना, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं अभी करंटली, है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो इनका ये कहना है कि एक बार अगर नोटिस करो तो कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा। ये बात ठीक है कि कहीं पर तो तिब्बत के फ्लैग को राइज किया जा रहा है तिब्बतन लोगों के द्वारा चाइना में, कहीं पे हांगकांग के लिए राइज किया जा रहा है हांगकांग रेवोल्यूशन को लेकर के। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम इस तरीके से एक्सक्लूड करते रहे और लोगों को, जो चाइना के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ में अगर हम एक कोलैबोरेटिव मैनर में काम नहीं करेंगे तो एक्चुअल में जो ह्यूमन राइट्स को हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं वो हो पाएंगे क्या? एक तो ये, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट यहां पर आ जाती है कि 2008 के जो समर ओलंपिक्स थे वो भी चाइना के बीजिंग में ही हुए थे। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स जो अगले साल में होने वाले हैं, अगले साल का जो एडिशन होगा 2022 में, वो भी अब चाइना को आपने दिया है। तो इसके पीछे यूनिटी को प्रमोट करना ये बताई जा रही है बात। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो ही रहा है। हमें पता है कि मिलियंस ऑफ उइगुर्स के साथ में इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है कि उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है। पर चाइना इसको क्या बोलता है कि बोले ये गलत, मतलब डिफेम किया जा रहा है चाइना को, हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो तो खैर अपना अपना कहने का तरीका है, पर मेन जो ऑब्जेक्शन हो रहा है ना इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के डिसीजन का कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है चाइना में, वो किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स के द्वारा। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो उसको हमने डिटेल में देख लिया। न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा, और बाकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है स्पेस में या DRDO के द्वारा, उनको एक बार आप रिवाइज करो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।